दोस्तों हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पे फ्रैंकेनस्टाइन नामक फिल्म देखा है जो कि एक गॉथिक हॉरर ड्रामा है और इस फिल्म को गुलेर्मो डेल टोरो ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म मेरी शेली की 1818 में रिलीज हुई नोवेल फ्रैंकेनस्टाइन पे आधारित है एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि फिल्म में काफी ड्रामा एंड इमोशन है। अब आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पे तो बात करेंगे ही, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पे जरूर चेकआउट कीजिए क्योंकि जितनी खूबसूरती से फिल्म में इमोशंस को कैप्चर किया गया है वो वाकई देखने लायक है। साथ ही मैं प्रोडक्ट सेक्शन में फ्रैंकेनस्टाइन बुक का लिंक भी डाल दूंगा इन केस आप इसकी नोवेल को पढ़ना चाहते हैं। अभी बुक्स पे काफी ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है तो ये आपको काफी सस्ते में मिल जाएगी। So now with that said, let's roll the intro. तो फिल्म 3 भाग में बटा हुआ है और पहले आता है प्रिलूड यानी कि इंट्रोडक्शन। यहाँ हमें 1857 का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक डैनिश शिप फार्दर मोर नॉर्थ यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा होता है और ये शिप आइस में फंस गया होता है। शिप का कैप्टन जा रहा था कि उसके लोग कैसे भी शिप को इस आइस से निकाले ताकि इनकी एक्सपीडिशन जारी रहे, लेकिन शिप के बाकी सभी मेन अब घर वापस जाना चाहते थे क्योंकि वो भूख और थकान से परेशान थे। स्टिल कैप्टन नहीं मानता और शिप को निकालने का काम जारी रखता है। अब उस रात इन्हें पास में एक्सप्लोजन सुनाई देती है, देन वहाँ आग भी लग गई थी और ऐसे में कैप्टन सहित कुछ लोग आग वाली जगह को चेक करने जाते हैं। वहाँ वो विक्टर नामक एक आदमी को जख्मी हालत में पाते हैं जिसका काफी खून बह गया था। इनफैक्ट उसके स्लेड डॉग्स भी खत्म पड़े थे। कैप्टन और उसके लोग तुरंत विक्टर को शिप तक लाते हैं और ये लोग गन्स वगैरह लेके रेडी हो जाते हैं क्योंकि कोई मॉन्स्टर ही विक्टर को इस कदर जख्मी किया होगा। तभी एकदम से हम एक बड़े से आदमी को देखते हैं जो कि किसी मॉन्स्टर जैसा था और पलट झपकते कैप्टन के लोगों पे वो हमला कर देता है। इस मॉन्स्टर पे गोलियों का भी असर नहीं हो रहा था और ये मॉन्स्टर बस एक बात चिल्लाए जा रहा था कि उसे विक्टर चाहिए। मॉन्स्टर शिप पे चढ़ जाता है और हर उस आदमी पे हमला करता है जो कि उसके और विक्टर के रास्ते में आ रहा था। ऐसे में कैप्टन एक स्पेशल 4 बैरल वाला गन निकालता है और उससे मॉन्स्टर पे गोली चलाता है। मॉन्स्टर शिप से नीचे गिर जाता है लेकिन ये मॉन्स्टर इतना ताकतवर था कि वो अकेले ही पूरे शिप को हिला दे रहा था। अंततः मॉन्स्टर कैप्टन के बदल में आइस पे गोली चलाते हैं उसी 4 बैरल वाले गन से और इससे आइस टूट जाती है। आइस टूटने की वजह से मॉन्स्टर आइस के नीचे पानी में डूब जाता है। इस पॉइंट पे कैप्टन विक्टर से पूछने जाते हैं कि आखिर ये मॉन्स्टर कौन था और विक्टर कहता है कि उसे मैं नहीं बनाया है। इनफैक्ट वो मॉन्स्टर कभी मर नहीं सकता, वो वापस आएगा। और हम ये समझ पाते हैं कि अब तक मॉन्स्टर कैप्टन के 6 आदमियों को खत्म कर चुका है। कैप्टन यहाँ विक्टर की बातें समझ नहीं पाते कि आखिर वो कैसे इस तरह के मॉन्स्टर को बना सकता है और ऐसे में विक्टर अपनी पूरी कहानी बताना शुरू करता है। तो यहाँ से शुरू होती है पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी विच इज विक्टर्स टेल। विक्टर का पूरा नाम था विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन और वो एक अच्छे खासे अमीर घर में पैदा हुआ था। उसके पिता बैरन थे और साथ ही में बढ़िया सर्जन भी थे। विक्टर के पिता ना तो उसे प्यार करते थे ना ही अपनी पत्नी से। वो तो विक्टर की माँ से शादी भी इसलिए किए थे क्योंकि उनको अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे जिससे वो अपनी बैरन वाली रैंक प्रिजर्व कर पाते। विक्टर के पिता काफी स्ट्रिक्ट थे। वो विक्टर को साइंस स्पेसिफिकली बायोलॉजी और सर्जरी के बारे में बचपन से पढ़ाते थे और अगर विक्टर छोटी सी भी गलती करता तो उसे पीटते थे। विक्टर अक्सर अपने पिता और माँ को लड़ता देखता था और यहाँ वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। विक्टर की माँ प्रेग्नेंट थी और एक दिन अचानक से वो लेबर में चली जाती है। विक्टर के पिता तुरंत डिलीवरी कराते हैं लेकिन इस प्रोसेस में बच्चा तो सही सलामत निकलता है लेकिन विक्टर की माँ नहीं बच पाती। इस हादसे के कारण विक्टर बहुत ज्यादा परेशान होता है और कहीं न कहीं उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती। जो बच्चा जन्म लिया था उसका नाम विलियम रखा जाता है और विलियम विक्टर का छोटा भाई हुआ। आने वाले सालों में विलियम बड़ा होता है जिसे उसके पिता बहुत प्यार करते थे और ऐसे में विक्टर को लगने लगा कि उसके पिता उसे नहीं चाहते, बस विलियम को चाहते हैं। ऐसे में एक दिन जब विक्टर के पिता उसे पढ़ा रहे होते हैं तो विक्टर उन पे सख्तली इल्जाम लगाता है कि वो जानबूझकर उसकी माँ को नहीं बचाए। इसमें पिता बोलते हैं कि वो अपना बेस्ट ट्राई किए थे और ये सुनकर विक्टर वाज लाइक अगर ऐसा है तो फिर आप फेल हुए, मैं एक दिन मौत को जीत लूंगा और उस दिन मेरे पास आपसे ज्यादा ज्ञान होगा। उस रात विक्टर को एक सपना भी आता है जिसमें एक डार्क एंजल उससे कह रही थी कि विक्टर के पास कमांड होगा ओवर द फोर्सेस ऑफ लाइफ एंड डेथ। खराई के समय फ्रैंकेनस्टाइन फैमिली के साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता क्योंकि उनके अंडर इवेंट्स के 2 साल पहले विक्टर एक सेमिनार देता है इन रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिसिन डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल। यहाँ वो सारे बड़े लोगों के सामने एक लाइव एक्सपेरिमेंट दिखाता है जहाँ वो अपनी खास तकनीक से खत्म हुए लोगों के यूजेबल पार्ट्स का इस्तेमाल किया था, देन स्पेसिफिक पीसेस में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस डाला जिससे मृत शरीर में जान आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, विक्टर का कहना था कि भले जन्म हम अपनी मर्जी से नहीं लेते लेकिन हम मौत को जरूर जीत सकते हैं। इतना काफी नहीं था तो ये आधा मृत शरीर न सिर्फ जिंदा हुआ था बल्कि बॉल कैच कर रहा था, दिन कहने पे बॉल को छोड़ भी दे रहा था विच वाज सरप्राइजिंग फॉर एवरीवन। इस ट्रिब्यूनल में बैठे एल्डर्स को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि उनके हिसाब से भगवान ही जीवन देते हैं या लेते हैं और विक्टर की ये एक्सपेरिमेंट्स भगवान के खिलाफ है यानी ब्लास्फेमस है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक आदमी बैठा था जो कि विक्टर के एक्सपेरिमेंट में काफी रुचि दिखा रहा था। एल्डर्स के अपोज करने के कारण विक्टर अपने एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स में
से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वाली सुई निकाल देते हैं, जिससे सब्जेक्ट वापस खत्म हो जाता है। इसके बाद विक्टर अपने ठिकाने की तरफ निकल जाते हैं। जब वो इंटरेस्टेड आदमी विक्टर से मिलता है और वो अपना नाम हेनरिक हार्लैंडर बताता है। हेनरिक कहता है कि उसके नीस एलिजाबेथ की शादी विक्टर के भाई विलियम से तय हुई है और 2-3 दिन में सब लोग मिलने वाले हैं। सो यस, दे विल सून बी फैमिली। और हेनरिक बताता है कि कैसे विलियम बिजनेस वगैरह में अच्छा कर रहा है, लेकिन हेनरिक या विक्टर से सिर्फ विलियम की बात को लेकर मिलने नहीं आया था। रादर वो विक्टर के प्रोजेक्ट को फंड करना चाहता था ताकि विक्टर एक ऐसा इंसान बना सके जो कि मृत लोगों के पार्ट से बना हो, लेकिन वो जिंदा हो जाए, मतलब मौत को हराने वाली बात। हेनरिक काफी अमीर था क्योंकि उसके एम्यूनिशंस की फैक्ट्री थी। पहले वो एक आर्मी डॉक्टर था, लेकिन वो अपने काम में अच्छा नहीं था, इसलिए ही चूज आर्म्स बिजनेस, जिससे वो अमीर हो गया। जो भी हो, विक्टर मान जाता है और कुछ दिन बाद वो हेनरिक के घर पे उससे मिलता है। हेनरिक विक्टर को 5th एवेलिन टेबल दिखाता है, जो कि दुनिया के हिसाब से 4 ही थे, लेकिन हेनरिक के पास 5वां था। अब जिन्हें इसके बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि एवेलिन टेबल्स 17th सेंचुरी के एनाटॉमिकल वुडन बोर्ड्स है, जिसमें ह्यूमन बॉडी के नर्व्स, आर्टरीज और वेन्स को रियल ह्यूमन टिश्यू से प्रिजर्व करके वुडन पैनल्स पे चिपकाया गया था ताकि लोग बॉडी स्ट्रक्चर को समझ सके। उन दिनों मॉडर्न प्रिजर्वेशन टेक्निक्स एग्जिस्ट नहीं करती थी। इन्हें इटली में बनाया गया था और बाद में जॉन एवेलिन नाम के इंग्लिश राइटर इन्हें इंग्लैंड लेके आए। ऑफ कोर्स कैसे लाए होंगे आप समझ ही रहे होंगे, और नाम भी अपना रख दिया, मतलब एवेलिन टेबल्स। तो यस, हेनरिक यहाँ विक्टर को 5th एवेलिन टेबल दिखाता है जिनमें नर्व्स वगैरह की प्लेसमेंट थी, और उसे देख के विक्टर काफी एक्साइटेड होता है। एनीवेज, तभी यहाँ विलियम और उसके फियांसे एलिजाबेथ आती है और एलिजाबेथ को एक बार देखते ही विक्टर उसे पसंद करने लग गया था। लंच टेबल पे बातें करते वक्त एलिजाबेथ और विक्टर में बहस हो जाती है क्योंकि एलिजाबेथ को विक्टर के मृत को जीवित करने वाले आइडियाज पसंद नहीं आते। इन सीन्स में हम ये भी समझ पाते हैं कि विक्टर हर जगह खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना लेता है, और ये बात शुरू से ही विलियम को पसंद नहीं थी। आगे हेनरिक विक्टर को एक बड़ा सा विला और शुराई से एक टावर देता है जहाँ विक्टर अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे सकता है। हेनरिक कहता है कि उसके पास अनलिमिटेड फंड है, तो विक्टर को जो चाहिए यहाँ मंगवा ले, लेकिन कैसे भी अपना एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल करे। विक्टर कई चीजों की मांग करता है, लाइक बिग बैटरीज, लाइटनिंग कंडक्टर्स मेड ऑफ प्योर सिल्वर जो कि टेलीस्कोप की तरह नीचे आएंगी ताकि लाइटनिंग कंडक्ट कर सके, देन बर्फ ताकि लाशों को प्रिजर्व किया जा सके, एक्सेट्रा। हेनरिक इन सारे डिमांड्स किए मान जाता है और आगे हम देखते हैं कि कैसे विक्टर पब्लिकली लटकाए जाने वाले समाप्त लोगों में से सैंपल्स चुन रहा था, देन अपना पूरा सेटअप एकदम परफेक्टली बनवा रहा था ताकि कहीं भी कोई चूक ना हो। इसी सब के दौरान विक्टर एलिजाबेथ से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, उसका पीछा करना, उसके साथ डांस करना एंड ऑल, लेकिन एलिजाबेथ विक्टर को ज्यादा भाव नहीं दे रही थी। हम समझ पाते हैं कि एलिजाबेथ को नेचुरल लाइफ में इंटरेस्ट है, स्पेशली इंसेक्ट्स में। ऐसा में विक्टर भी बटरफ्लाइज में इंटरेस्ट दिखाने लग गया था। जो भी हो, एक दिन हेनरिक के यहाँ पार्टी थी और हेनरिक नोटिस कर लेता है कि विक्टर एलिजाबेथ की तरफ अट्रैक्टेड था। ऐसे में हेनरिक विक्टर पे इनडायरेक्टली भड़कता है, सेइंग कि विक्टर अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहा। इनफैक्ट हेनरिक यहाँ विक्टर को अल्टीमेटम दे देता है, सेइंग कि उसके पास सिर्फ 7 दिन है टू कम्प्लीट हिज प्रोजेक्ट, जिसके बाद वो फंड्स बंद कर देगा। इसलिए विक्टर तुरंत काम पे लग जाता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के लिए पिन्स बॉडी में कहाँ डाले जाए। तभी टावर में एलिजाबेथ विक्टर से मिलने आती है और वो विक्टर को एक बटरफ्लाई भी देती है। इसी दौरान विक्टर एलिजाबेथ को अपनी फीलिंग भी बता देता है और ऐसा लगता है कि दोनों करीब आ रहे हैं, लेकिन एलिजाबेथ स्मार्टली विक्टर को मना कर देती है क्योंकि एक तो वो विलियम की फियांसे थी, साथ ही मोस्टली एलिजाबेथ को विक्टर में ऐसी कोई दिलचस्पी थी नहीं। शायद उसके काम में दिलचस्पी हो सकती है। एलिजाबेथ के जाने के बाद विक्टर बाथटब में सोच रहा होता है कि आखिर कैसे वो अपने एक्सपेरिमेंट को कामयाब करेगा, और तभी उसे एलिजाबेथ की बात याद आती है कि नेचर में सब कुछ सिमेट्री में होता है। ऐसे में विक्टर भी पिन सिमेट्रिकल वे में लगाता है और उसकी छोटी एक्सपेरिमेंट काम कर जाती है। हम क्लियरली एक मृत लाश को जीवित होते देखते हैं। यानी कि दोस्तों, विक्टर को बस इसे बड़े स्केल पे करना था, जिसके लिए उसे बॉडी बनाना था, इन बॉडी में बिजली का झटका देना था। विक्टर कई मृत लोगों के परफेक्ट बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करता है और धीरे धीरे एक परफेक्ट बॉडी तैयार करता है जो कि बड़ा था और कई लोगों के बॉडी पार्ट से बना था। वहीं हेनरिक भी टावर पे आ गया था और वो पूरे प्रोसेस की फोटोज वगैरह ले रहा था। फाइनली वो टाइम आता है जब बिजली कड़क रही थी और विक्टर को प्योर सिल्वर कंडक्टर्स फिट करने थे ताकि बॉडी में इनफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एक बार में डाला जा सके। विक्टर हेनरिक को ये बात बताने जाता है, जहाँ वो पाता है कि हेनरिक की हालत कुछ ठीक नहीं थी। दरअसल हेनरिक अक्सर इधर उधर लड़कियों के साथ सोया करता था, जिससे उसे सिफिलिस हो गया था और अब हेनरिक के पास ज्यादा वक्त नहीं था। इसलिए हेनरिक विक्टर के एक्सपेरिमेंट को फाइंड किया क्योंकि वो चाहता था कि विक्टर इस एक्सपेरिमेंट में सफल हो जाए ताकि हेनरिक खुद काफी समय तक जिंदा रह सके। हेनरिक यहाँ विक्टर से गुजारिश करने लगता है कि क्योंकि अब एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस है, तो विक्टर उसका इस्तेमाल करे एज सब्जेक्ट
और उसको एक नई जिंदगी दे। विक्टर का कहना था कि दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि हेनरिक का पूरा शरीर अंदर से खोखला हो चुका है, मतलब बीमारी से भरा पड़ा है, और ऐसे में हेनरिक को बचाना नामुमकिन है। इसी बात को लेकर दोनों में छीना झपटी हो जाती है, जहाँ हेनरिक सिल्वर कंडक्टर्स को फेंक देने की धमकी देता है। हेनरिक ये तक कहता है कि वो एलिजाबेथ की शादी विक्टर से करवा देगा अगर विक्टर उसे बचा ले तो, लेकिन विक्टर को पता था कि दिस वाज नॉट पॉसिबल। विक्टर उसे सिल्वर कंडक्टर छीनने की कोशिश करता है और ऐसे में हेनरिक कंडक्टर के साथ नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने से हेनरिक खत्म हो जाता है और एक कंडक्टर थोड़ा बेंड भी हो जाता है, लेकिन विक्टर हेनरिक की बिना परवाह करे बेंड कंडक्टर्स को सेट करता है, देन फाइनली अपना एक्सपेरिमेंट कर देता है। बिजली सीधा विक्टर द्वारा बनाई गई बॉडी में आती है, लेकिन इसके बाद भी बॉडी में कोई रिएक्शन या मूवमेंट नहीं होता। विक्टर को लगता है कि उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है और गम में वो सोने चला जाता है। सपने में उसे वापस डार्क एंजल दिखती है और जब विक्टर की नींद खुलती है तो वो अपने सामने उसी बनाए हुए बॉडी को जीवित पाता है। जी हाँ दोस्तों, विक्टर का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था, जहाँ वाकई में इस शरीर में जान आ गई थी, और इस पॉइंट से हम इसे क्रीचर कहेंगे। तो क्रीचर को देख विक्टर बहुत खुश होता है, और फिलहाल क्रीचर काफी वीक और मेंटली स्लो था। विक्टर उसे बोलना सिखाता है, लेकिन क्रीचर सिर्फ एक शब्द बोलता था, विच वॉज विक्टर, यानी विक्टर का नाम वो बार बार कहता था, विक्टर विक्टर। इनिशियली ये क्रीचर इतना वीक था कि काफी धीरे धीरे चलता था, लेकिन समय के साथ उसमें ताकत आ रही थी। एक बार विक्टर इस क्रीचर के बाल शेव कर रहा था जब ये क्रीचर उस तरह से अपने हाथ कट कर लेता है, लेकिन अगले ही क्षण उसके घाव भर चुके थे। अब दोस्तों, कुछ हफ्तों बाद विक्टर इस क्रीचर से काफी परेशान हो गया था, क्योंकि वो विक्टर के नाम के अलावा कुछ और बोल ही नहीं पाता था, और इन जनरल उसका दिमाग किसी बच्चे की तरह था, जो कि विक्टर के हिसाब से सही नहीं था। ड्रैग विक्टर तो इस क्रीचर को चेन से बांध के बेसमेंट में रखता था और उसे मारने पीटने भी लगा था, लेकिन दोस्तों हम भी ये समझ पा रहे थे कि ये क्रीचर एक्चुअली में स्मार्ट है। वो तो बस बच्चे की तरह है जिसे स्क्रैच से सब कुछ सिखाने की जरूरत थी। हम इस क्रीचर को वाटर का फ्लू समझते देखते हैं, जहाँ वो लीव्स डाल के देखता है कि कैसे पानी लीव्स को ड्रेन के थ्रू नीचे एक वाटर बॉडी में लेके जाती है। इसी बीच एलिजाबेथ सोचती है कि उसके अंकल कई दिनों से उसे खत नहीं लिखे हैं, और इसीलिए वो विलियम के साथ विक्टर को देखने आती है। एलिजाबेथ और विलियम के आते ही विक्टर काफी एक्साइटेड हो जाता है टू शो देम देयर रिसर्च, और कह देता है कि हेनरिक कहीं बाहर गया है। विक्टर विलियम को अपने पेपर्स दिखाता है। वहीं एलिजाबेथ को बेसमेंट से एक आवाज आती है जो कि विक्टर विक्टर बोल रहा था। एलिजाबेथ उस क्रीचर से मिल जाती है और वो उस क्रीचर को देख के मंत्रमुग्ध थी। क्रीचर भी एलिजाबेथ को पसंद कर रहा था और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। एलिजाबेथ नोटिस करती है कि क्रीचर के शरीर पे कई स्कार्स थे, इनफैक्ट कुछ नए घाव भी थे। इससे वो समझ जाती है कि विक्टर उसे मारता पीटता है, और ऐसे में वो विक्टर को कन्फ्रंट करती है। विक्टर पहले तो क्लियर करता है कि ये कोई रियल आदमी नहीं है, ग्लाड और उसके एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। देन विक्टर कहने लगता है कि कैसे वो मंदबुद्धि है और इसीलिए इट इज लाइक अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट। एलिजाबेथ विक्टर की बात नहीं मानती और देर रात वो अकेले में क्रीचर से बातें करती है। हम देखते हैं कि एलिजाबेथ के जाने के बाद क्रीचर उसका नाम एलिजाबेथ भी बोलने लग गया था। इस पॉइंट पे विक्टर एलिजाबेथ को वार्न करता है कि वो क्रीचर के नजदीक ना जाए, लेकिन एलिजाबेथ उल्टा विक्टर को ही सुना देती है। वो फिर से विक्टर का प्यार रिजेक्ट करती है, जिससे विक्टर बौखला जाता है। विक्टर यहाँ क्रीचर को अगेन रॉड से मारता है, लेकिन इस पॉइंट पे क्रीचर विक्टर का रॉड छीन के उसे मोड़ देता है, डिपिक्टिंग कि उसके अंदर इमोशंस हैं। अगले दिन विक्टर विलियम को सीक्रेट में हेनरिक की लाश दिखाता है, सेइंग कि हेनरिक गलती से खुद समाप्त हुआ है, और अगर ये बात एलिजाबेथ को पता चल गई तो कांड हो जाएगा, इसलिए तुम एलिजाबेथ को लेके यहाँ से निकल दो। विलियम तुरंत कुछ बहाना बना के एलिजाबेथ को मना लेता है कि चलो यहाँ से निकला जाए, और ये दोनों घोड़े गाड़ी से निकल देते हैं। इसके बाद विक्टर गुस्से में क्रीचर के पास जाता है। वो पूरे टावर में फ्यूल डालना शुरू करता है और क्रीचर से कहता है कि मेरे नाम के अलावा एक और शब्द बोलो तभी तुम बचोगे। क्रीचर यहाँ फाइनली एलिजाबेथ बोल देता है, जिससे विक्टर और गुस्सा हो जाता है और ऐसे में वो पूरे टावर में आग लगा देता है। वहीं एलिजाबेथ को आइडिया लग गया था कि विक्टर उस क्रीचर को मार देगा, इसलिए वो टांगा गाड़ी घुमा के वापस टावर की तरफ आती है। ना जब पूरे टावर में आग लग जाती है तो एकदम से विक्टर को फील होता है कि शायद उसे क्रीचर को बचा लेना चाहिए, और ऐसे में वो वापस टावर के अंदर भागता है, लेकिन एक ब्लास्ट से वो काफी दूर गिरता है और इसमें उसकी एक टांग पूरी तरह से खत्म हो जाती है। सो यस, दिस वाज विक्टर्स स्टोरी। और पूरी कहानी सुनने के बाद कैप्टन आश्चर्य में था। अभी शिप के कैप्टन के केबिन के बाहर आवाजें होती है और जब कैप्टन केबिन खोलता है तो क्रीचर यहाँ तक आ चुका था। जी हाँ दोस्तों, क्रीचर आइस के अंदर गिरने के बाद भी बाहर निकल गया था। इनफैक्ट वो कैप्टन के आदमियों को हरा के फाइनली यहाँ तक आ गया था। क्रीचर कैप्टन पे हमला करता है, लेकिन विक्टर उसे रोकता है। कैप्टन यहाँ इस क्रीचर से कहता है कि तुम एक बीस्ट हो और जो कुछ तुम्हारा क्रिएटर विक्टर तुम्हारे बारे में कह रहा था वो सब सच है, तुम एक मॉन्स्टर हो। इस पॉइंट पर क्रीचर रुकता है और बोलना शुरू करता है कि तुम सब विक्टर की कहानी सुने हो, अब मेरी सुनो। यहाँ से शुरू होता है पार्ट 2 विच इज द क्रीचर्स टेल। वो टावर में आग लगने के बाद क्रीचर आग में बुरी तरह फंस गया था और यहाँ वो अपनी पूरी ताकत लगा के अपनी चेन्स खोल लेता है। फिर वो पानी गिरने वाले रास्ते से टावर से नीचे कूदता है और वाटर बॉडी में निकलता है, मतलब वहाँ डूब जाता है। अगले सीन में क्रीचर की आँख खुलती है जहाँ वो शोर पे आ गया था, यानी डूबने के बाद भी वो खत्म नहीं हुआ। फिर वो चल के पास के एरिया में जाता है जहाँ कई इंसानी कंकाल थे
और यहाँ वो कुछ कपड़े पहन लेता है। फिर वो नेचुरल बेरीज खाने लगता है, हिरन वगैरह से इंटरेक्ट करता है, उन्हें भी बेरीज खिलाता है। लेकिन तभी कुछ शिकारी यहाँ आते हैं जो न सिर्फ हिरन को मारते हैं बल्कि इस क्रीचर पे भी गोली चलाते हैं, एज वो मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था। क्रीचर जख्मी होकर भागता है और पास के एक घर के गियर मिल्स में छिप जाता है। अब तक उसके घाव भर चुके थे और ठंड के कारण वो यही शरण लेता है। कुछ समय बाद घर के ओनर्स आते हैं और दोस्तों ये वही शिकारी लोग थे। क्रीचर गियर मिल्स में ही छिपता है और वो नोटिस करता है कि कैसे इस परिवार में 2-3 शिकारी के अलावा एक औरत थी, एक बच्ची थी और एक बूढ़ा अंधा आदमी भी था। ये बूढ़ा अंधा इंसान बच्ची को अल्फाबेट्स वगैरह सिखा रहा था और मिल्स से छुप के क्रीचर भी सब सीखने लगता है। बच्ची पढ़ना सीखती और क्रीचर भी साथ में पढ़ना और बोलना सीखने लगता है। क्रीचर को ये परिवार पसंद आने लगा था और वो इस परिवार का हिस्सा बनना चाहता था, इसलिए रात होते वो इस परिवार की मदद करता था, लाइक लकड़ियाँ काट के घर के बाहर रखना, देन इनके शीप के लिए बार्न वगैरह बना देना। परिवार वालों को लगता था कि ये काम स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट कर रही है और वो लोग स्पिरिट के लिए कपड़े वगैरह छोड़ते थे। क्रीचर इन कपड़ों को पहनता और ऐसे ही वो छुप छुप के काफी समय बिताने लगा। फिर एक दिन कई वुल्व्स इस घर पे हमला कर देते हैं और शिकारी लोग कैसे भी वुल्व्स को भगाते हैं। उस दिन क्रीचर को समझ में आता है कि नेचर में एक साइकिल है। ये साइकिल कुछ ऐसा है कि वुल्व्स जो है वो भेड़ बकरी खाते हैं, इंसान के लिए वुल्व्स गंदे हैं जिन्हें इंसान मारेंगे ही। मतलब जिस क्रीचर की जैसी इमेज होती है वो वैसी ही रहती है और उसी हिसाब से उसे ट्रीट किया जा सकता है और इस इमेज को बदला नहीं जा सकता। खैर इस वुल्फ अटैक के बाद ये परिवार जो है वो वुल्फ का शिकार करने पहाड़ों पे जाना चाहते थे फॉर अ फ्यू डेज, और ऐसे पूरा परिवार इस अंधे बूढ़े इंसान को घर पे अकेला छोड़ देता है क्योंकि एक अंधे इंसान को पहाड़ों पे कैसे लेके जाया जाए। उनके जाने के बाद फाइनली इस बूढ़े इंसान के सामने क्रीचर आता है और यहाँ ये बूढ़ा आदमी क्रीचर को देख नहीं सकता था, शायद इसलिए इनमें दोस्ती हो जाती है। बूढ़ा ये तक कहता है कि उसे आइडिया था कि गियर मिल्स में क्रीचर छुप के रह रहा था। धीरे धीरे इनकी बॉन्ड बढ़ने लगती है, जहाँ क्रीचर ठीक से पढ़ना सीखता है, कई बुक्स पढ़ता है और इन जनरल बूढ़े के साथ अच्छा टाइम बिताता है। बूढ़ा यहाँ क्रीचर के सर पे थपथपाता था जिससे क्रीचर को अच्छा लगता था। बातों बातों में क्रीचर के पास्ट की बात उठती है और क्रीचर कहता है कि उसे याद ही नहीं कि वो कौन है। उसके दिमाग में बस एक नाम रहता है, विच इज विक्टर। बूढ़े के कहने पे क्रीचर फाइनली जले हुए टावर के पास जाता है ताकि वो अपने क्रिएशन के बारे में पता लगा सके। यहाँ उसे विक्टर के कई डिजाइन बुक्स और पेजेस मिलते हैं जिसमें क्रीचर के ड्राइंग्स, फोटोज एंड डिजाइन थे। और सिंस क्रीचर अब समझदार था, पढ़ सकता था, तो वो सब कुछ पढ़ता है। वो समझ जाता है कि उसे डिफरेंट ह्यूमन के बॉडी पार्ट से बनाया गया है, यानी कि उसे खुद ही नहीं पता कि वो कौन सा ह्यूमन है, इनफैक्ट क्या वो ह्यूमन है या नहीं। उसे यहाँ विक्टर के लिए एक खत भी मिलता है जिसमें विलियम का एड्रेस भी था, यानी कि दोस्तों क्रीचर को पता लग गया था कि विक्टर कहाँ होगा। इस सब के बाद जब क्रीचर बूढ़े आदमी के घर लौटता है तो वो यहाँ वुल्व्स को देखता है। क्रीचर फौरन वुल्व्स से लड़के इन्हें खत्म करता है, लेकिन अब तक ये वुल्व्स बूढ़े आदमी को बुरी तरह चोटवे कर चुके थे। क्रीचर बूढ़े आदमी को संभालता है, लेकिन तभी परिवार वाले आ जाते हैं और वो क्रीचर को देख उसे ही जंगली समझते हैं। वो क्रीचर पे गोलियां बरसा देते हैं और क्रीचर भी गुस्से में एक आदमी को निपटा देता है। फिर वो यहाँ से निकल लेता है, लेकिन हंटर्स उसे और भी गोली मारते हैं। इन गोलियों से क्रीचर बेहोश होता है, लेकिन कुछ ही समय बाद उसके घाव फिर से भर चुके थे। वो उठ खड़ा होता है और विक्टर को ढूंढते हुए लेटर वाले पता पे पहुँचता है। अब लेटर पे जो एड्रेस था वो एक्चुअली में विलियम का था और आज उसकी शादी एलिजाबेथ से होने वाली थी। देखते हैं कि विक्टर अब भी जिंदा है। वो एक नकली पैर लगाता है और यहाँ वो एलिजाबेथ को कांग्रेचुलेट करने जाता है। एलिजाबेथ विक्टर को थप्पड़ मारती है, सेइंग कि तुम्हारे मन में खोट है, तुम इस क्रीचर को मार दिए और तुम अच्छे इंसान नहीं हो। जो भी हो, विक्टर अपने कमरे में जाता है जहाँ उसे क्रीचर दिखता है। जी हाँ दोस्तों, क्रीचर को देख विक्टर आश्चर्य में था और वो तुरंत समझ जाता है कि अब क्रीचर भी स्मार्ट हो गया है। क्रीचर यहाँ विक्टर से कहता है कि जो कुछ हुआ उस सबको भूल जाओ, तुम मेरे लिए मेरे जैसे ही एक लड़की बनाओ जिसके साथ मैं हमेशा के लिए रह सकता हूँ। विक्टर सीधे तौर पे मना करता है, सेइंग कि तुम एक मॉन्स्टर हो और मैं दूसरा मॉन्स्टर नहीं बनाऊंगा, वरना तुम फिर बच्चे करोगे और पूरी दुनिया को तबाह कर दोगे। विक्टर क्रीचर को अपना फेल्ड एक्सपेरिमेंट कहता है और ऐसे में क्रीचर विक्टर को पीटना शुरू करता है। ऊपर आवाज सुनकर कमरे में एलिजाबेथ आती है और वो क्रीचर को जिंदा देख बहुत खुश होती है। वो क्रीचर को देख मंत्रमुग्ध थी और क्रीचर भी एलिजाबेथ को देख खुश था, लेकिन तभी विक्टर क्रीचर पे गोली चला देता है, लेकिन ये गोली एलिजाबेथ को लगती है। इस मोमेंट पे सभी कमरे में आते हैं और विलियम क्रीचर पे हमला करने आगे बढ़ता है। क्रीचर विलियम पे हाथ उठा देता है, इससे विलियम के सर पे गहरी चोट आती है। वहीं विक्टर चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है कि क्रीचर ने एलिजाबेथ को समाप्त कर दिया है। सभी क्रीचर पे हमला करने की सोचते हैं, लेकिन उसकी कद काठी देख के कहीं न कहीं सब डर रहे थे। क्रीचर यहाँ एलिजाबेथ को अपनी बाहों में उठा के सबके सामने मैंशन से बाहर ले जाता है एक केव के अंदर, और अपनी आखिरी सांस लेते वक्त भी एलिजाबेथ खुश थी क्योंकि वो क्रीचर के साथ उसकी बाहों में थी। नीडलेस टू से कि वो क्रीचर को पसंद करती थी और क्रीचर उसे, ऑल्दो एलिजाबेथ बच नहीं पाती। वहीं विलियम भी खत्म होने की हालत में था और यहाँ विलियम सब कुछ के लिए विक्टर को ब्लेम करता है। विलियम कहता है कि विक्टर बचपन से ही ऐसा था, बस अपनी बात पे अड़ जाता था और तब से ही विलियम को विक्टर से डर लगता था। विलियम कह देता है कि मॉन्स्टर वो क्रीचर नहीं, रादर विक्टर है। इसके बाद विलियम अपने प्राण त्याग देता है। ना गुस्से में विक्टर गन लेके क्रीचर के पीछे जाता है। बर्फीली वादियों में वो क्रीचर से
उसे मिलता है, लेकिन क्रीचर इजिली विक्टर को ओवरपावर कर देता है। वो विक्टर को खत्म नहीं करता, रादर उसे चोट पहुंचाता है, सेइंग कि वो विक्टर को धीरे धीरे दर्द देगा ताकि विक्टर को एहसास हो सके कि दर्द क्या होता है। वहीं विक्टर प्रण लेता है कि वो क्रीचर को समाप्त किए बिना नहीं रुकेगा। तब से ही क्रीचर और विक्टर के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है, जहाँ विक्टर क्रीचर को हंट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्रीचर मरता ही नहीं था, रादर वो विक्टर को चोट पहुंचाता था। इस भाग दौड़ में दोनों नॉर्थ पोल तक आ गए, जहाँ विक्टर गन्स एंड डायनामाइट लेके क्रीचर को मारने का प्लान किया था, लेकिन ये प्लान फेल हो गया क्योंकि क्रीचर पे गोलियों का असर नहीं हुआ। इस हाथापाई में क्रीचर विक्टर को बुरी तरह पीटा। देन विक्टर के टेंट में आग लग गई थी। इनफैक्ट क्रीचर खुद अपने हाथ में डायनामाइट फोड़ लिया, सेइंग कि अगर डायनामाइट मुझे खत्म कर देती है तब तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें पीटने फिर से आता रहूंगा। ऑफ कोर्स इस ब्लास्ट के बाद भी क्रीचर जिंदा ही था और इसी ब्लास्ट को सुन के कैप्टन और उसके लोग आग की तरफ आए थे। वहाँ पे खड़ा खून विक्टर का नहीं बल्कि क्रीचर का था। यस, दिस वाज क्रीचर्स टेल, जिसे सुन के कैप्टन आश्चर्य में था। तो इस पॉइंट पे अब फिल्म की फिनाले एक्ट आती है। यहाँ फाइनली विक्टर क्रीचर से अपने किए के लिए माफी मांगता है और क्रीचर भी विक्टर को माफ कर देता है। विक्टर क्रीचर के सर पे हाथ थपथपाता है, जैसा क्रीचर को पसंद था। विक्टर क्रीचर को अपना बेटा कहता है और फाइनली उसे एक्सेप्ट करता है कि हाँ, तुम मेरे ही क्रिएशन हो, तुम मेरे जैसे हो। क्रीचर और विक्टर दोनों काफी उदास थे और दोनों को यहाँ कहीं न कहीं क्लोजर मिलता है। विक्टर क्रीचर से आखिरी बार उसका नाम लेने को बोलता है और क्रीचर ऐसा ही करता है, यानी कि वो पहले की तरह विक्टर विक्टर बोलता है। और इस पॉइंट विक्टर की चोट इतनी गहरी थी कि फाइनली उसकी सांसें रुक जाती है। क्रीचर भी विक्टर को अपना क्रिएटर कहता है और उदास होकर यहाँ से जाने लगता है। कैप्टन अपने आदमियों को ऑर्डर देते हैं कि कोई भी क्रीचर पे हमला नहीं करेगा। क्रीचर खुद शिप से उतरता है, देन शिप को धक्का देता है ताकि शिप बर्फ से निकल के पानी में जा सके। इस पॉइंट पे कैप्टन अपने क्रू से कहते हैं कि हम आगे नहीं जाएंगे, रादर वापस घर जा रहे हैं। कैप्टन को लगता है कि कहीं न कहीं उनके अंदर भी जो एक अकड़ था वो विक्टर जैसा ही था कि हमें आगे जाना ही है, कुछ भी हो जाए। लेकिन विक्टर की हालत देख के वो समझ जाते हैं कि इस तरह की अकड़ से कुछ मिलता नहीं, इसलिए कैप्टन डिसाइड्स कि नहीं, हम घर वापस जाएंगे। क्रीचर भी अपने रास्ते निकल लेता है और वो सूर्य की रोशनी को एम्ब्रेस करता है, ठीक उसी तरह जैसे वो पहली बार किया था। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फ्रैंकेनस्टाइन फिल्म की कहानी और ये कहानी काफी सिंपल सी थी। स्टिल हम फिल्म के मुख्य पॉइंट्स पे नजर डाल लेते हैं। सो अगर हम गिलर्मो डेल टोरो की फ्रैंकेनस्टाइन फिल्म को देखें तो सबसे बड़ी थ्योरी यही निकल के आती है कि यहाँ मॉन्स्टर क्रीचर नहीं था, बल्कि विक्टर खुद असली मॉन्स्टर था। विक्टर के अंदर एक ऑब्सेशन था मौत को हराने का, नेचर पे कंट्रोल पाने का। ये ऑब्सेशन उसे इंसानियत से दूर ले गया। वो अपनी माँ की मौत से इतना ट्रॉमेटाइज था कि उसने भगवान बनने की कोशिश की, लेकिन उस प्रोसेस में वो खुद एक राक्षस बन गया। क्रीचर विल्सन एक बच्चा था, इनोसेंट, क्यूरियस और सिर्फ प्यार और एक्सेप्टेंस चाहता था, लेकिन विक्टर के ठुकराने और मारने के बाद वो बदला लेने वाला बन गया। आयरॉनिकली क्रीचर ने जिंदगी और प्यार दोनों को समझा, जबकि विक्टर अपने ईगो और गिल्ट में खत्म हो गया। वो ना तो प्यार को समझ पाया, न ही जिंदगी को। अब फिल्म में क्लियरली दिखाया गया है कि विक्टर अपने बचपन की ट्रॉमा की वजह से ऐसा निर्दयी बन गया था। उसके पिता एक अब्यूजिव और कोल्ड हार्टेड आदमी थे, जो ना अपनी पत्नी से प्यार करते थे, न विक्टर से। कॉन्स्टेंट मारपीट, नेग्लेक्ट और फियर के इन्वायरमेंट में विक्टर का जो माइंड था वो डिस्टॉर्ट हो गया था। उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हुआ, कंट्रोल और सुपीरियोरिटी का। जब उसके पिता और माँ दोनों चल बसे तो वो खुद भगवान बनने की कोशिश करने लगा, एज इफ उसे अपने ट्रॉमा से पावर मिल रही हो। ये भी क्लियर था कि वो अपने भाई विलियम से भी जेलसी रखता था और उसके लिए जेन्युइनली कभी खुशी महसूस नहीं करता। शुरू से ही विक्टर को लगता कि उसके पिता जो है वो विलियम को ज्यादा प्यार करते थे, तभी तो आगे चल के विक्टर अपने भाई की होने वाली बीवी से ही फ्लर्ट कर रहा था, उससे अपना प्यार इजहार कर रहा था। इसलिए कह सकते हैं कि विक्टर का मॉन्स्टर सिर्फ लैबोरेटरी में नहीं बना था, वो उसके अंदर बचपन से ही पल रहा था और विलियम भी विक्टर के अंदर के मॉन्स्टर को पहचानता था। बस वो अपनी आखिरी सांस लेते वक्त विक्टर को फाइनली कन्फ्रंट किया। विक्टर को सपने में जो ईविल एक गॉडेस जैसी दिखती थी, वो भी इसी चीज को सिंबलाइज करती है कि कैसे विक्टर के अंदर एक पाप पलने लगा था, एक करप्शन आ गया था। फिल्म का थीम क्रिएशन वर्सेस क्रिएटर और ह्यूमैनिटी वर्सेस मॉन्स्ट्रोसिटी के बीच का कॉन्ट्रास्ट है। गिलर्मो डेल टोरो ने यहाँ इमोशन और ट्रेजेडी दोनों को ब्यूटीफुली बैलेंस किया है और फिल्म में एक गॉथिक एलिगेंस है। थंडर, शैडो और सॉलिट्यूड का कॉम्बिनेशन फिल्म को एक पोएटिक फील देता है। ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी है, जहाँ इंसान अपनी लिमिट्स क्रॉस करता है और खुद के हाथ से तबाह हो जाता है। इसमें मोरल ये है कि इंसान अगर भगवान बनने चले तो वो अपना ह्यूमन नेचर ही खो देता है। अब अगर कंपेयर करें मेरी शेली की ओरिजिनल नोवेल से, तो फिल्म उसका मॉडर्न येट फेथफुल इंटरप्रिटेशन लगता है। नोवेल में विक्टर के गिल्ट और क्रीचर के लोनलीनेस पे फोकस था, लेकिन डेल टोरो ने उस इमोशन को और विजुअली ट्रैजिक बनाया है। क्रीचर यहाँ एक सिंबॉलिक फिगर है, वो इंसान की अपनी क्रिएशन से पैदा हुई गिल्ट का रिफ्लेक्शन है। नोवेल में जो कोल्ड फिलोसफी थी, उसे फिल्म में वार्मथ और पेन दोनों के माध्यम से दिखाया गया है। स्पेशली क्रीचर
क्रीचर और एलिजाबेथ के मोमेंट्स में जो मेलंकली है वो और ज्यादा हार्ट फेल्ट लगती है। इमोशनली ये फिल्म काफी ड्रामेटिक और हैवी है। विक्टर और क्रीचर के बीच का फाइनल क्लोजर जेन्युइनली मूविंग लगता है, जिससे दोनों अपने अपने दर्द को फाइनली समझ जाते हैं। तो ये एंडिंग हॉरर नहीं बल्कि एक बिटर स्वीट रिडेम्पशन जैसी लगती है। ट्रिविया के तौर पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेल टोरो इस प्रोजेक्ट को सालों से डेवलप कर रहे थे। उन्होंने ये फिल्म एक पैशन प्रोजेक्ट के तौर पे बनाई थी, जिसमें उन्होंने प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और हैंड क्राफ्टेड सेट्स का इस्तेमाल किया। मतलब यहाँ CGI पे ज्यादा भरोसा नहीं किया गया है। फ्रैंकेनस्टाइन का क्रीचर डिजाइन भी 1931 के क्लासिकल यूनिवर्स इन मॉन्स्टर को ट्रिब्यूट देता है, लेकिन यहाँ एक ह्यूमन ट्विस्ट है। मतलब आप क्रीचर के शक्ल पे देख पाओगे कि वो ज्यादा ह्यूमन है रादर देन अ मॉन्स्टर या क्रीचर। फिल्म में एवलिन टेबल का इंक्लूजन भी सिंबॉलिक है। वो इंसानी क्यूरियोसिटी और साइंटिफिक एरोगेंस दोनों का एक मेटाफर है। साथ ही फिल्म के गोरी सीन भी बहुत बैलेंस लगते हैं। ओवरऑल अ रियली गुड मूवी। सो यस, ये थी फ्रैंकेनस्टाइन फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।